विद्यार्थियों, घनानंद की जो क्लास चल रही है उसमें हम और थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं और अब हम बात करेंगे घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को। ये हमें विदित हो चुका है कि घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। उन्हें प्रेम की पीड़ा का कवि भी कहा जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए उपमा दी है, प्रेम की पीर का कवि। अब हम उनकी समग्र जो काव्य रचनाएं हैं उनके जो सबल पक्ष हैं उनकी चर्चा करेंगे। घनानंद का जो काव्य है वो दो स्तरों पर देखा जाता है, एक संवेदना के स्तर पर और एक शिल्प के स्तर पर। तो दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और दोनों ही पक्ष घनानंद के बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं और उन्हें एक उत्कृष्ट कवि सिद्ध करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि घनानंद ने अपने आप को बहुत ज्यादा कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया, जैसा रीतिबद्ध कवि कर रहे थे, जो बार बार अपने आप को आचार्य कहलाने के लिए उत्सुक थे और उनकी कविताओं में वो पांडित्य की जो झलक होती थी वह सिर्फ अपने अहम को प्रदर्शित करने का एक माध्यम हुआ करती थी और अपने वर्चस्व को पाठक के सम्मुख उपस्थित करने का एक प्रयास मात्र था कि वो बार बार अपने आप को एक कवि कहलाने के हामी थे। लेकिन घनानंद में ये बात नजर नहीं आती। घनानंद का जो काव्य है वो विशुद्ध स्वांत सुख है, अर्थात अपने आप को सुख पहुंचाने वाला या अपनी संतुष्टि के लिए किया गया काव्य था। तो घनानंद की अगर हम काव्य की विशेषताओं की चर्चा करें तो पहले हम देखते हैं घनानंद का संवेदनात्मक पक्ष। घनानंद गहरी अनुभूति के चित्रण वाले कवि हैं। उन्होंने जो कुछ भी चित्रण किया, जो कुछ भी कविता लिखी, जो कुछ भी पद लिखे, उनमें प्रेम की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अर्थात सघन अनुभूति हमें नजर आती है। उनके प्रेम का जो वर्णन है वो बहुत ज्यादा गत्यात्मक है। वो प्रेम की हर अवस्था का चित्रण करते हैं, लेकिन उनका जो चित्रण है वह रीतिबद्ध कवियों की तरह नहीं है, उसमें ऊहात्मकता नहीं है, बल्कि प्रेम का सूक्ष्म और सघन वर्णन करने में वो हामी भरते हैं। घनानंद ने भले ही प्रेम के उभय पक्ष का अर्थात दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है, वो संयोग श्रृंगार की भी बात करते हैं तथा वियोग की भी, लेकिन घनानंद के काव्य की जो विशेषता बनकर आया है वह घनानंद का वियोग श्रृंगार वाला पक्ष। इसीलिए घनानंद को मूलतः वियोग का कवि कहा जाता है। ये वियोग श्रृंगार के कवि हैं और इनके वियोग में जो पीड़ा, जो दर्द झलकता है वह देखते ही बनता है। यानी इतना इनका जो वियोग है इतना कातर है कि अनायास ही अगर हम इनकी कविताओं का आस्वादन करें तो अनायास ही हमारी आंखें नम हो सकती हैं। यह इनके काव्य की भावनात्मक विशेषता है। घनानंद के अगर और बात करें हम इसके काव्य की संवेदनात्मक पक्ष की, तो घनानंद ने काव्य में श्रृंगार के मार्मिक पक्षों का चित्रण किया है। नायिका सुलभ जो लज्जा होती है, जो उत्सुकता होती है, प्रेम का भाव प्रदर्शन करने की जो क्षमता होती है, जो नायिका जब चकित होती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, नायक के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, नायिका की जो वय संधि है, उम्र के विभिन्न पड़ावों पर जब नायिका गुजरती है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, वह नायक के साथ किस प्रकार का वार्तालाप करती है, किस प्रकार का हाव भाव दिखाती है, ये बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से, सघनता से घनानंद ने चित्रित अपने काव्य के अंतर्गत किए हैं। घनानंद की जो संवेदना का सबसे बड़ा और प्रबल जो पक्ष है वह है इनके लौकिक प्रेम का अलौकिकता में परिवर्तित हो जाना। अर्थात जब ये राज दरबार में थे तो इनका जो प्रेम का जो भाव था वह नितांत रूप से लौकिक था और उसी लौकिक आवेश में वो सुजान से प्रेम करते थे
और उसी प्रकार का प्रेम उन्हें प्राप्त भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही इनके प्रेम को ठोकर लगती है और नायिका द्वारा इनका एक तरह से नायिका द्वारा जब इनको ठुकरा दिया जाता है, जब इनके प्रेम को चकनाचूर कर दिया जाता है, तो व्यथित हृदय लेकर जब ये वृंदावन जा पहुंचते हैं और वहां पर इन्होंने अपने हारे हुए हताश हृदय को जब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तब जब ये राधा कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं, तब इनके लौकिक प्रेम का जो आवेगमयी प्रेम का जो समापन होता है वह शांत आध्यात्मिक प्रेम में होता है। और तब ये अपने व्यथित हृदय को भूलकर राधा और कृष्ण की भक्ति में मग्न हो जाते हैं। लेकिन इनका जो भाव है, जो प्रेम का भाव है, वह लौकिकता को छोड़कर वहां पर जाकर अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। ये इसका इनके काव्य की शक्ति है। अगर हम बात करें इनके शिल्पगत विशेषताओं की कि ये कवित्व के रूप में, एक कवि के रूप में कितने सफल है, तो घनानंद का जो काव्य है वो इनको एक विशुद्ध कवि भी सिद्ध करता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, कविता करने का इनको इल्म भी था, इनको ज्ञान था और इनका कौशल भी था। इनकी 30 से अधिक रचनाएं इस बात की द्योतक हैं कि ये एक बड़े कवियों में शुमार किए जाते थे। इनकी जो भाषा थी मूलतः ब्रज भाषा ही थी। ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप इनके काव्य में देखा जाता है, लेकिन इन्होंने दूसरे शब्द, दूसरी जो भाषाओं, जो समकालीन भाषाएं थी, चाहे वो फारसी हो चाहे अरबी हो, उनके शब्दों का भी खुले दिल से, मुक्त हृदय से अपने काव्य में समावेश किया है। इनका जो काव्य है वो शब्द शक्तियों से भरपूर है। अभिधा में अपनी बात नहीं कहते, ये लक्षणा और व्यंजना का सहारा लेते हैं और व्यंजना शक्ति का बहुत ही रोचक चित्रण इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इनकी जो भाषा है वो चुटीली है, मुहावरेदार है, लोकोक्तिपूर्ण है, इसलिए पढ़ने में बहुत ही रसदार है। इनका जो छंद था वो मूलतः कवित्व और सवैया था, कवित्व सवैया में ही ज्यादा लिखते हैं। लेकिन जहां तक अलंकारों की बात आती है तो इनके काव्य में कोई एक विशेष अलंकार के प्रति आग्रह नहीं था, बल्कि अनायास ही, सायास नहीं बल्कि अनायास ही विभिन्न प्रकार के अलंकारों का इनके काव्य में पदार्पण देखा जाता है। विभिन्न अलंकारों की छटा बहुत ज्यादा चमत्कार करने वाली है। जैसे उजर बसी है अखियां देखो, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का बहुत ही रोचक और सुंदर वर्णन इनके द्वारा किया गया है। इनका जो संपूर्ण जो शिल्पगत विशेषताएं थी वो इन्हें एक उत्कृष्ट श्रेणी का कवि साबित करती है। संक्षेपत यह कहा जा सकता है कि संवेदनात्मक स्तर पर और शिल्पगत स्तर पर घनानंद का जो काव्य था वो उन्हें रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। घनानंद शिल्प के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि घनानंद संवेदनात्मक पक्ष के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए बार बार सभी आलोचक अगर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में अगर गिनते हैं तो घनानंद का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं।